हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जो अपना सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, बाद में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग बढ़े थे, जो नेक्स्ट टॉपिक था हम लोगों का डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या थी वो देखे थे अभी। एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर में ज़्यादा पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि नया सिलेबस जो रिड्यूस सिलेबस था वो डिस्कस होने वाला था, वो आने वाला था, इसलिए मैंने उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में मैंने जल्दी वाइंड अप कर दिया मैंने। एक्चुअली मैं जो कन्वेंशंस यूज़ फॉर एसआई यूनिट्स वो करने वाला था, बट वो चीज़ को मैंने वैसे ही रखा क्योंकि मुझे पता था कि सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। तो लेट्स वेट फॉर द सिलेबस। तो सिलेबस एक दो कुछ 5-6 दिन पहले ही आ चुका है सिलेबस, और उसमें ये पार्ट बताया कि आपका जो मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये जो बड़ा पार्ट था जो कि एक्चुअली देखा जाएगा तो एज सच उसका यूज़ कहीं पे नहीं है, बट हाँ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ कहीं पे नहीं है। अगर चाहिए रहेगा तो मैं अलग से उसको डिस्कस करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट फिलहाल के लिए सिलेबस में नहीं है तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो सिलेबस में अभी मैं आपको बता दूँ कि अपना प्रोसीजर कैसे चलेगा। अगर कोई पार्ट एनसीईआरटी में डिस्कस किया रहेगा बट अपने बोर्ड्स के सिलेबस में डिस्कस नहीं किया रहेगा तो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, और चैप्टर खत्म होते ही उसका जेडब्ल्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स खत्म होगा उसका जेडब्ल्यू हम लोग वैसे ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग अभी आगे जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट, कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट। तो वो देखते हैं कि कन्वेंशंस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले मुझे पता है कि हम लोग के पास अभी दो टाइप के यूनिट्स हो गए, दो टाइप के यूनिट्स हो गए और दो टाइप की क्वांटिटीज़ होगी। पहली क्वांटिटीज़ थी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी थी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये पार्ट खत्म हो गया, बराबर है। अभी सबसे पहला पार्ट, सबसे कन्वेंशन का सबसे पहला पार्ट रहेगा। मैं यहाँ पे कन्वेंशंस के जो भी यूज़, कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ ऐसा यूनिट लिख लूँगा और यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहला कन्वेंशन का जो कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ ऐसा यूनिट है वो है, यूनिट्स फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। मतलब जो सिंबल होगा, जो भी सिंबल देगा, मतलब सपोज मैं ओम के लिए ये सिंबल रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये उसका यूनिट हो गया। तो यूनिट इज ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। तो यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स यूनिट। क्लियर है? जो भी यूनिट रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग क्या, उसके उसके जो भी बोलते हैं ना कि फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी बाय इट्स, एक सेकेंड, सिंबल। उसके सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, हम लोग कभी भी ना कभी भी जो भी हम लोग लिखते, मतलब नाम लिखेंगे, अगर हम लोग साइंटिस्ट का नाम रहेगा या फिर कुछ रहेगा तो हम लोग सेकेंड जो कन्वेंशन उसके ऊपर जाते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ कन्वेंशन क्या है। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम अंडर अ साइंटिस्ट। मतलब क्या, जो भी साइंटिस्ट का भी नाम रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा तो उसका मतलब जो यूनिट रहेगा, मतलब जो यूनिट लिखने वाले, तो वो हमेशा किस में होना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए उसका यूनिट जो होना चाहिए वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। तो लिखते, फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। जैसे कि हम लोग अगर बात करेंगे फुल नेम ऑफ यूनिट, मतलब लिखता हूँ मैं, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर इवन इफ इट्स नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट। मतलब साइंटिस्ट के ऊपर भी नेम रहेगा। मतलब इवन, मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, इवन आफ्टर इट इज नेम्ड ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, ध्यान दो। मतलब अगर अगर हम लोग पूरा नाम लिखते हैं तो पूरा नाम, अगर मैं बात करूँगा फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन को ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे। ये रॉन्ग है, ये राइट है। क्लियर है? अगर मैं बात करूंगा जूल की बात करूंगा तो जूल अगर लिखूंगा तो ये ऐसे आएगा, JOULE, ना कि JOULE। क्लियर है? ये हो गया फुल नेम।
बट अगर हम लोग सिंबल की बात करूँगे, अगर मैं सिंबल का बात करूँगा, तो सिंबल का अगर बात करूँगा और वो साइंटिस्ट के नाम के आफ्टर होगा, मतलब अगर मैं सिंबल, न्यूटन का सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल एन, तो ये बराबर है, स्मॉल एन लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। तो अगर मैं फुल नेम लिखता हूँ तो फुल नेम साइंटिस्ट के नाम के ऊपर भी रहेगा, तो भी हम लोग स्मॉल लेटर से चालू करेंगे। बड़े लेटर से चालू करें तो वो गलत कर रहे हैं हम लोग। बट सिंबल की बात करूंगा, ये सिंबल हो गया उसका, फोर्स का सिंबल, यूनिट का सिंबल हो गया एन, तो लिखेंगे कैपिटल एन से। वैसे ही जूल जो था वो साइंटिस्ट के नाम के अंडर था, नाम के आफ्टर था, तो हम लोग जूल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जे से, ना कि स्मॉल जे। स्मॉल जे जो रहेगा वो गलत रहेगा, कैपिटल जे क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट से लिखते हैं, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। ये सिंबल होते हैं, यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, हो गया। उसके बाद फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉलर लेटर, फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉलर लेटर, इवन इवन if it is named after a person, even if it is named after a person or a scientist. एग्जाम्पल ये 1 न्यूटन 1 जूल, ये लिखो 1 न्यूटन 1 जूल इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द फुल नेम ऑफ अ यूनिट, फुल नेम ऑफ अ यूनिट, हो गया। आगे लिखो उसमें ही कंटिन्यूशन में, but the symbol for unit named after a person should be in a capital letter, but the symbol of a unit named after a person should be in a capital letter। क्लियर है? तो ये न्यूटन और जूल बराबर है, स्मॉल एन और स्मॉल जी गलत है। क्लियर है? ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखते हैं, थर्ड पार्ट में लिख, हाँ अभी मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं मीटर की बात करूंगा, मीटर को, तो मीटर को फुल नेम तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, METER, बट अगर उसका, अगर मुझे सिंबल लिखना रहेगा तो वो भी स्मॉल एम रहेगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम के अंडर नहीं है, वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है, वो एक इन जनरल फिजिकल क्वांटिटी का नाम है। साइंटिस्ट के अंडर नाम रहेगा तो वो न्यूटन रहता है, वो जूल होता है, केल्विन होता है, जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो केल्विन, तो केल्विन का सिंबल कैपिटल के में रहेगा। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? तो सिंबल जो रहता है वो अगर साइंटिस्ट के नाम के अंडर रहेगा तो वो कैपिटल रहेगा, बट अगर कोई साइंटिस्ट के नाम के अंडर अगर सपोज फुल नेम की बात करते हैं यूनिट की, तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो थर्ड पॉइंट लिखो, आप लिखो, सिंबल्स सिंबल्स ऑफ अ यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, सिंबल ऑफ अ यूनिट डू नॉट टेक अ प्लूरल फॉर्म। प्लूरल मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा, उसको बोलते हैं प्लूरल। मतलब अगर मैं 1 न्यूटन लिखूंगा तो 1 N लिखता हूँ, बट 20 न्यूटन लिखूंगा 20 न्यूटन S नहीं लिखता हूँ। देखो ना, हम लोग कैसे लिखते हैं कि एप्पल्स, एक एप्पल मतलब अकेला एप्पल रहेगा, तो बट अगर 20 एप्पल्स तो S लगाएंगे तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं या फिर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट की बात करते हैं, तो अगर 1 यूनिट न्यूटन रहेगा तो उसको एज इट इज़ लिख दिया, ये बराबर है। बट 20 न्यूटन लिखता हो तो ये एक से ज़्यादा है, तो 20 न्यूटन्स नहीं रहेगा, वो 20 न्यूटन ही रहेगा। तो हम लोग यूनिट्स को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, ना कि वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो क्या लिखा अपन ने? सिंबल फॉर अ यूनिट डू नॉट टेक प्लेस प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन बराबर है, बाद में 20 न्यूटन बराबर है, बट 20 न्यूटन्स ये क्या है? गलत है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, symbol for a unit do not contain any full stop at the end of the recommended letter, symbols for a unit do not contain any full stop at the end of the recommended letter। मतलब क्या? सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 20 न्यूटन की बात करता हूँ तो 20 न्यूटन ऐसे लिखते हैं, ना कि 20 न्यूटन के बाद फुल स्टॉप, तो ये गलत फॉर्म है। तो यूनिट के बाद, मतलब यूनिट और सिंबल के बाद लिखने के बाद हम लोग फुल स्टॉप नहीं डालते। अभी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल अगर बालूंगा तो यहाँ पे 25 kg लिखा है, के स्मॉल है क्योंकि किलो है, किलो तो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो वो स्मॉल में आ गया। 25 kg डॉट, ये गलत होगा, ये बराबर होगा। क्लियर है आपको? ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन अ न्यूमरेटर, the units of a physical quantity in a numerator and denominator should be written as a ratio, should be written as a ratio
should be written as a ratio. मैं वापस बताता हूँ. The units of a physical quantity, the units of a physical quantity in numerator and denominator should be written as one ratio, as one ratio. मतलब क्या? अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, वेलोसिटी तो वो आता है, वेलोसिटी आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर अपॉन टाइम मतलब सेकेंड. बट अगर एक्सीलरेशन की बात करूंगा तो ये आता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. ए वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या होता है? सेकेंड. तो इसको ऐसे ही रखना, इसको ऐसे ही रखना गलत है. इसको एक रेशियो में रखना है. मतलब क्या? मीटर अपॉन ये सेकेंड नीचे आएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बराबर है. क्लियर है क्या? दो अलग अलग रेशियो में, देखो दो अलग अलग रेशियो में रखना गलत है, ना कि उसको किस में रखना है? एक रेशियो में रखना है. तो क्लियर है क्या लिखा है मैंने? द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज अ वन रेशियो, एज अ वन रेशियो. मतलब एग्जांपल ये बराबर है और ये क्या हो गया? गलत. क्लियर है ये? पांचवा पॉइंट सबको क्लियर हुआ. नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, सिक्स पॉइंट पे. तो सिक्स पॉइंट क्या रहेगा? तो सिक्स पॉइंट लिखो, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल. यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल, use of combination of units and symbol for units is avoided when physical quantity is expressed, is avoided when a physical quantity is express. मतलब क्या? मतलब हम लोग जब भी कोई भी यूनिट लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसको यूनिट और सिंबल के टर्म्स में नहीं लिखेंगे. मतलब सपोज हम लोग अगर बात करेंगे, सपोज हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ऐसा यूनिट ले रहे, सपोज एक ऐसा यूनिट है जिसमें न्यूटन है और मीटर है और सेकेंड स्क्वायर है. तो न्यूटन मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया? ये सिंबल हो गया. देखो ये न्यूटन भी सिंबल हो गया, ये भी मीटर हो गया, और ये सेकेंड स्क्वायर भी क्या हो गया? सिंबल हो गया. अगर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, न्यूटन अपॉन एन कैपिटल नहीं, एन स्मॉल आता है, मीटर सेकेंड स्क्वायर. मतलब एक का नाम लिखूंगा और बाकी की क्वांटिटीज़ का अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि उसको सिंबल के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये गलत है. तो हम लोग को हमेशा प्रीफर करना है क्या? कि सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? सिंबल के फॉर्म में होनी चाहिए. क्लियर है? यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स फॉर यूनिट्स फॉर अ यूनिट इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू. कॉम्बिनेशन ऑफ टू मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ, या तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री है. बट अगर मैं एक चीज़ को इन फॉर्म ऑफ फुल नेम लिखता हूँ और बाकी के चीज़ को इन फॉर्म ऑफ सिंबल लिखता हूँ, तो ये गलत है. सबको इन फॉर्म ऑफ क्या लिखना पड़ेगा? सिंबल लिखना पड़ेगा. तो ही मेरा जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा. सिक्स्थ वाला पार्ट समझ में आ गया, ये राइट है और ये क्या है? रॉन्ग है. आगे नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ कन्वेंशन लिखो. अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट. अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट. आगे लिखो, दस प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल कंस्टिट्यूट न्यू सिंबल फॉर द यूनिट. दस प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल constitute a new symbol for unit which can be raised to a positive or negative power, which can be raised to a positive or a negative power. ओके, ध्यान दो इसका मतलब क्या है. सपोज वापस पढ़ा, द प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड before the symbol for a unit. Thus prefix symbol and unit symbol constitute a new symbol for the unit which can be raised to a positive or negative power. इसका मतलब क्या, ध्यान दो. 1 मिली सेकेंड का बात करता हूँ, 1 माइक्रो सेकेंड का बात करता हूँ, और 1 नैनो सेकेंड का बात करता हूँ. बराबर है? अगर 1 मिली सेकेंड का बात करूँगा तो ये आ जाएगा क्या? 1 मिली सेकेंड का बात करूँ तो इसको लिखते हैं हम लोग 1 मिली सेकेंड. 1 माइक्रो सेकेंड तो 1 माइक्रो सेकेंड, और 1 नैनो सेकेंड मतलब 1 नैनो सेकेंड. तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ पावर पे रेस किया. देखो 10⁻⁻6 सेकेंड.
10⁻⁻⁹ सेकेंड। हमेशा याद रखो मिली मतलब 10⁻³ होता है, माइक्रो मतलब म्यू मतलब होता है 10⁻�6। तो ये अलग सिंबल बन गया एक, ये अलग सिंबल बन गया। क्लियर है क्या? नैनो मतलब 10⁻⁹ सेकेंड। अभी अभी तुम लोग बोलोगे सर नैनो मतलब 10⁻⁹ है, तो 10⁻⁹ को ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻�6 सेकेंड। तो ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? 10⁻³ 10⁻³ मतलब अगर इसको ऐसे लिखो तो 10⁻³ जो होता है वो होता है मिली, और ये होता है माइक्रो सेकेंड। तो ऐसे लिखेगा तो चलेगा मिली माइक्रो सेकेंड। ये गलत है। हमेशा दो अलग अलग बोलते हैं ना कि क्वांटिटीज या फिर दो कॉम्बिनेशन में मत लिखो उसको 10⁻³ माइक्रो सेकेंड लिखो या फिर 10⁻⁹ सेकेंड लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा अगर प्रीफिक्स लगाएंगे तो दो प्रीफिक्स नहीं लगने चाहिए, प्रीफिक्स लगना चाहिए तो एक ही लगना चाहिए। तो अगर इसको ऐसे लिखता हूँ मैं 10⁻³ माइक्रो सेकेंड, तो ये बराबर है, बट ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे दो प्रीफिक्स लग गया, यहाँ पे एक ही प्रीफिक्स है। क्लियर है क्या? पक्का? तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, द प्रीफिक्स सिंबल इज यूज बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट, द प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू सिंबल। एक नया सिंबल दे रहा है, एक नया सिंबल को वो जन्म दे रहा है, बोल सकते हैं हम लोग, न्यू सिंबल फॉर द यूनिट विच कैन बी रेस्ड टू पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10, विच कैन बी रेस्ड टू पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम लोग ऐसे लिखते, सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ कि 1 किलोमीटर, तो आएगा 10⁻³ मीटर। किलो मतलब होता है 10⁻³ मीटर। क्लियर है क्या? अगर हम लोग ऐसी बात करेंगे किलो के बाद, अगर हम लोग बात करेंगे मेगा की बात करेंगे तो मेगा होता है 10⁻⁶। ऐसे हम लोग कन्वर्जन देख लेंगे, क्या क्या कन्वर्जन है वो एक साथ देख लेंगे। अभी के लिए फिलहाल समझ में आया तो ये हो गया प्रीफिक्स। क्लियर है? पक्का? तो उसके बाद नेक्स्ट, ये गलत है, ये दो प्रीफिक्स लगाना गलत है, प्रीफिक्स लगाएंगे तो एक ही लगाएंगे। तो लिखो आप, यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। हो गया? नेक्स्ट लिखो आगे, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस वाइल इंडिकेटिंग, स्पेस और हाइफन must be introduced while indicating multiplication of two units, multiplication of two units। ओके, ध्यान दो, ये मीटर पर सेकेंड है, बराबर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मीटर, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो आएगा सेकेंड इनवर्स। तो बीच में स्पेस होना चाहिए। जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो यूनिट्स को तो बीच में क्या आना चाहिए? स्पेस आना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर डैश सेकेंड इनवर्स, ये हाइफन हो गया। एक तो हाइफन डाल दो या फिर क्या कर दो, स्पेस डाल दो। क्लियर है क्या? अगर इसको ऐसे लिखते तो ये गलत होगा, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये बहुत गलत होगा। क्यों? मालूम है? एम मतलब होता है मिली, एम मतलब होता है मिली, मिली सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ये मीटर सेकेंड इनवर्स नहीं हो जाएगा, ये मिली सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये गलत फॉर्म है, ये राइट फॉर्म है। क्लियर है? तो अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे हैं तो बीच में स्पेस रखो या फिर क्या डाल दो, हाइफन डाल दो। अगर दोनों को साथ में डालोगे बीच में स्पेस नहीं डालोगे, अभी तुम बोले सर इधर बीच में स्पेस है, अरे बाबा ऐसे लिखता हूँ मैं, बीच में स्पेस नहीं है। तो अगर ये ऐसे लिखूंगा तो ये आता है मिली सेकेंड इनवर्स हो जाता है, तो जो कि गलत है, वैसे नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये टोटल 8 हमारे कन्वेंशन से जो कि हम लोग यूज़ करने वाले ऐसा यूनिट्स को लिखने के लिए। सबसे पहला क्या होता है, यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पूरा नाम लिखना होगा तो वो हम लोग स्मॉल लेटर से चालू करेंगे, बट अगर हम लोग सिंबल की बात करेंगे तो वो अकेला सिंबल लिखेंगे। तो अगर वो पर्सन के नाम के ऊपर रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल में लिखते हैं, मतलब न्यूटन, जूल, केल्विन। बट मीटर ये किसी पर्सन के नाम के ऊपर नहीं है तो वो हमेशा किस में रहेगा, स्मॉल में रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्लूरल फॉर्म की, मतलब एक से ज़्यादा अगर नंबर्स रहेंगे या एक से ज़्यादा यूनिट्स को मेजर करना रहेगा तो हम लोग प्लूरल कभी कंसीडर नहीं करते, मतलब न्यूटन्स ऐसे लिखते नहीं, न्यूटन लिखते हैं। तो एन सिंबल के बाद एस नहीं आता, एस मतलब प्लूरल में जा रहे, तो हम लोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म के पास ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन, ये थर्ड साइन कन्वेंशन हुआ किसके लिए, फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। फोर्थ साइन कन्वेंशन क्या है कि हम लोग जब भी यूनिट सिंबल लिखते हैं तो सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, सिंबल को वैसे ही लिख के छोड़ दो,
फुल स्टॉप लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर यूनिट्स रहेंगे तो उसको एक सिंगल रेशियो में लिखते, दो रेशियो में नहीं। जैसे मैंने एक्सीलरेशन का लिखा था वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी था मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये दो रेशियो के फॉर्म में हुआ। तो सेकेंड को ऊपर लेके गया तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, तो एक रेशियो हो गया। तो दो रेशियो में मत लिखो, वो एक रेशियो में लिखो। क्लियर है। सिक्स पॉइंट की अगर बात करूंगा कि अगर कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ कि बहुत सारे यूनिट्स की कॉम्बिनेशन, तो वो हमेशा सिंबल में लिखो। ऐसे ना करो कि एक यूनिट को मैंने लिखा उसके पूरे नाम के टर्म्स में और दूसरे को लिखा मैंने इन टर्म्स ऑफ सिंबल, तो ये गलत हो जाएगा पूरा। तो ये हो गया सिक्स्थ वाला पार्ट। सेवेंथ वाले पार्ट में हम लोग बोलेंगे कि प्रीफिक्स हम लोग लिखते हैं तो प्रीफिक्स के साथ आता है क्या, उसका एक नया यूनिट, नया सिंबल बन जाता है वो। तो अगर नया सिंबल को प्रीफिक्स को इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 लिख सकते हैं, प्लस पावर जैसे कि यहाँ पे लिखा, और नेगेटिव पावर जो कि यहाँ पे लिखा। मिली, माइक्रो और नैनो के बारे में हम लोगों ने बात किया, और भी बात करेंगे मेगा के बारे में, बाद में गीगा के बारे में, सब बात करेंगे। अभी नहीं, अभी फिलहाल के लिए इतना बराबर है, इतना बहुत हो गया। तो हम लोग दो से ज़्यादा प्रीफिक्स नहीं लिखते। मतलब अगर हम लोग को ऐसे लिखना रहेगा कि ये 10⁻⁹ को लिखना रहेगा, तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ सेकेंड को मिली माइक्रो सेकेंड, ये गलत होगा पूरा। क्लियर है। ये हो गया सेवेंथ वाला पार्ट। एट्थ वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या बोला कि जब भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो यूनिट की बात करेंगे तभी एक तो स्पेस आना चाहिए या फिर बीच में क्या आना चाहिए, हाइफन। अगर स्पेस और हाइफन नहीं डालते हो तो यूनिट की गलत होने के चांसेस, गलत समझने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो मीटर पर सेकेंड था, सेकेंड इनवर्स मतलब सेकेंड ऊपर गया तो वो इनवर्स बन गया। तो सेकेंड इनवर्स था तो वो स्पेस या फिर हाइफन नहीं डालने की वजह से वो मिली सेकेंड इनवर्स लगता है। क्लियर है। तो ये साइन कन्वेंशन से वाइल कैलकुलेटिंग, वाइल राइटिंग एनी यूनिट। इसके बाद हम लोग नए पार्ट पे जाएंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं, और उसके बाद यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो उसको ज़्यादा रश नहीं करते, उसको आराम से देखेंगे। तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस क्या है वो देखते हैं। मुझे बताओ हम लोग को एक चीज़ पता है, कि कितने फिजिकल क्वांटिटी से टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और उसके बाद दो मेरी सप्लीमेंट्री है, मतलब सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटीज है, जो कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ये दो होते हैं। बाकी के जितने भी क्वांटिटीज रहते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में जब लिखेंगे तो वो बन जाते हैं क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है। तो वो बन जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जब भी डिराइव क्वांटिटीज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग किसके फॉर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे उस चीज़ को। तो जैसे कि मैंने बोला, हाँ अभी और एक चीज़ मुझे पता है कि लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाला पार्ट बच गया है, वो पार्ट डिस्कस करना बचा है, मुझे पता है। क्योंकि हम लोगों ने केल्विन की बात की, हम लोगों ने टाइम की बात की, हम लोगों ने करंट की बात की, मास लेंथ पता है हम लोगों को, ये सारी चीज़ें पता है। बट दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इन डिटेल डिस्कस करना बचा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनिफरस इंटेंसिटी। तो ये वाले दो चीज़ें हैं जिसका यूनिट कैंडिला और मोल है। तो ये वाले पार्ट है ना, ये पार्ट को मैं अच्छे से एक लेक्चर पूरा डेडिकेट करके वो डिस्कस कर लूँगा। तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो डिस्कस करेंगे हम। वो एक्चुअली केमिस्ट्री का पार्ट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी फिजिक्स का पार्ट है, बट जो मोल वाला पार्ट है वो केमिस्ट्री का पार्ट है। बट उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ना कि ऊपर के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में बहुत जगह पे आएगा। एज सच केमिस्ट्री इतना यूज़ नहीं है फिजिक्स में, बट आने तो वाला है, बहुत सारी जगह पे आने वाला है। क्लियर है क्या। तो हम लोग जब भी कोई भी डिराइव क्वांटिटीज को लिखते हैं उसको एक्सप्रेस करते इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एक्सप्रेस करते इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, उसके बाद क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, उसके बाद टेम्परेचर, करंट के बाद हाँ टेम्परेचर हो गया, बाद में उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, टाइम हो गया। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो अभी क्या होगा, तो सबसे पहले लिखो डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस। लिखो, एवरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, can be written in a form of two or more. Every derived physical quantities can be written in the form of two or more fundamental quantities. There are basically seven fundamental quantities. Such as mass,
लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, and amount of substance. Okay, the symbols by which this seven fundamental quantities are represented are मास को लिखेंगे किससे, कैपिटल एम से। बाद में अभी हाँ तुम लोगों को लगे सर केजी में होता है, बट हम लोग अभी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। डायमेंशन एनालिसिस में अलग चीज़ होती है, ये इसको कंपेयर मत करो यूनिट्स वाले पार्ट से, ये डायमेंशन एनालिसिस की बात कर रहे हैं। मास लेंथ की बात करूंगा तो वो कैपिटल एल आता है, टाइम की बात करूंगा तो वो आता है कैपिटल टी। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा टाइम के बाद नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, टेम्परेचर की बात करूंगा तो होता है केल्विन, ये कैपिटल में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अगर हम लोग बात करें करंट की तो वो आता है आई की फॉर्म में। अगर हम लोग बात करेंगे लुमिनिफरस लुमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो आता है कैंडिला। और हम लोग अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो आता है मोल। क्लियर है? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल है। अभी डायमेंशन मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डायमेंशन मतलब क्या है, पहले लिख लो। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी are powers to which the concerned fundamental quantities are the powers to which the concerned fundamental units must be raised in order to obtain the unit of given physical quantity, वापस रिपीट करता हूँ। डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड in order to obtain the unit of given fundamental quantities, given physical quantity बोलूँगा, फंडामेंटल given physical quantities। ओके, तो डायमेंशन लिखते वक्त हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इतना याद रखो। डायमेंशंस लिखते वक्त हम लोग हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। मुझे बताओ अगर हम लोग लिखते वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है मेरे को, तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये मीटर जो होता है लेंथ, और सेकेंड जो होता है वो होता है टाइम। ये लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। अगर ये टी ऊपर जाएगा तो बनेगा एल t⁻⁻1, और इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करेंगे तो ये बन जाता है उसका डायमेंशन। क्लियर है क्या? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल में अगर हम लोग लिखेंगे कोई भी डिराइव क्वांटिटीज़ को, वो बन जाता है उसका डायमेंशन। अगर अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे तो हम लोग नया वाला पार्ट करते हैं। अभी टेक्स्ट बुक में उधर उन्होंने वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात की है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में डिस्कस करके बात करूंगा, ना कि ऊपर के ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो चार्ज की बात करते हैं। चार्ज का फॉर्मूला, क्यू का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। करंट मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है करंट, टाइम। करंट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिखूंगा तो करंट मतलब आई, और टाइम मतलब क्या, टी। पावर कितना, 1। दोनों का पावर कितने हैं, 1। क्लियर है वाला पार्ट। अगर हम लोग ऐसे लिखते, सपोज ऐसे लिखते कि डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास किस में होता है, केजी। वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब। अगर इसको डायमेंशन में लिखते तो ये आता है मास, वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब। ये लिखूंगा तो ये कैपिटल एम आएगा, और ये कितना आएगा, L3। तो इसको लिखूंगा तो डायमेंशन क्या बनेगा, M1L-3। ये L3 ऊपर जाएगा तो L-3 बनेगा। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? आई होप
ये पार्ट सबको क्लियर हुआ रहेगा। तो एज इट इज़ पूरा कॉपी कर लो सब कुछ, ये वाला पार्ट एज इट इज़ कॉपी कर लो। आगे के और डायमेंशन देख लेंगे। फोर्स का डायमेंशन देखेंगे। फोर्स का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में, और आज का लेक्चर जो है रहेगा वो वहाँ पे वाइंड अप करेंगे जहाँ पे फोर्स के डायमेंशन की हेल्प से हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये वाला लिख लिया पूरा, एज इट इज़ लिख लिया। मैं रफ कर देता हूँ। मैं कुछ अभी क्वांटिटीज़ लिखता हूँ जो टेक्स्ट बुक में भी उन लोगों ने मेंशन की है। तो अगले लेक्चर में और क्वांटिटीज़ बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग बेसिक क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, और कुछ क्वांटिटीज़ में कमेंट सेक्शन अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और थोड़ी क्वांटिटीज़ दूंगा, तो उसके डायमेंशन आपको निकालने हैं एज अ होमवर्क में। तो अभी मैं बात करूँगा, मैं लिखता हूँ थोड़े डायमेंशन यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले रहेगा एक्सीलरेशन, सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा मोमेंटम, थर्ड जो रहेगा वो रहेगा फोर्स, फोर्थ रहेगा वो रहेगा वर्क, फिफ्थ जो रहेगा वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी, और सिक्स जो रहेगा वो रहेगा प्रेशर। अभी के क्वांटिटीज़ के पास जाते, इसके डायमेंशंस निकालते। सुनो, वर्क और प्रेशर का डायमेंशन तो आराम से आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है? एक्सीलरेशन का है वो होता है फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बराबर, मीटर मतलब होता है लेंथ, और सेकेंड स्क्वायर होता है टाइम का स्क्वायर। इसको लिखते हैं एल अपॉन टी रेस टू टू। अगर इसको डायमेंशन के फॉर्मूले लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट L1 T माइनस टू। क्लियर है था कि इसका डायमेंशन हो गया। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ए मास मतलब होता है केजी, वेलोसिटी मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। ए केजी मतलब होता है किसमें? मास में। ये मीटर मतलब होता है लेंथ में, और सेकेंड मतलब होता है टाइम में। इसको लिखूंगा तो ये आएगा ML T अपॉन टी। तो ये लिखूंगा तो ये आएगा M1L1 T माइनस टी, ऊपर जाएगा तो T माइनस वन। वापिस रिपीट करता हूँ, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, बराबर है। केजी मतलब होता है मास, मीटर मतलब होता है लेंथ, सेकेंड मतलब होता है टाइम। तो मीटर लेंथ अपॉन टाइम, M1L1 T माइनस वन। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ए मास मतलब क्या? केजी। एक्सीलरेशन मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए केजी मतलब होता है मास मतलब वन, मीटर मतलब होता है लेंथ मतलब L1, और सेकेंड मतलब होता है टाइम मतलब T/2 है, मतलब T⁻²2 है, पर डिनोमिनेटर में, वो न्यूमिनेटर में जाएगा तो कितना बनेगा? T⁻²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी मुझे बताओ वर्क का डायमेंशन क्या है? पहले ये वर्क वाला लिख लेते, बाद में ये काइनेटिक और प्रेशर वाला लिख लेंगे। वर्क का डायमेंशन क्या रहेगा? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स मतलब क्या होता है? न्यूटन, बराबर है। मतलब फोर्स को लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर है। इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एज इट इज लिखता हूँ। ए मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, तो इसको लिखूंगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखूंगा केजी मतलब क्या होता है? M1 मीटर स्क्वायर। ये सुनो, अभी ये मीटर है, मीटर, मीटर मतलब लेंथ होता है, मीटर मतलब M मत लेना, M मतलब होता है मास, M मतलब होता है मास, लेंथ मतलब होता है जो मीटर में होता है। तो ये होता है L2T-2, ये हो गया डायमेंशन। अभी सुनो, ये पहले कॉपी कर लो। ये लॉन्ग कट हो गया, ये लॉन्ग कट। मैंने बोला ना फोर्स का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फोर्स का डायमेंशन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ये अपना फॉर्मूला ये आ गया, देखो। अभी मैं इसको रफ करता हूँ, कॉपी कर लिया सब लोग ने। अभी मैं ये रफ करता हूँ, पॉज करके कॉपी कर सकते हो आप, पीछे रिवाइंड करके, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। जूम लेक्चर नहीं करते हम लोग वो काम चोरी वाले काम नहीं करते। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा। फोर्स का डायमेंशन क्या था? M1L1T-2, तो इधर लिखूंगा M1L1T-2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? L1। तो इसका कॉम्बिनेशन करूंगा L⁻1 L⁻1 बनेगा M1L2T-2। सेम है क्या? देखो सेम है। क्लियर है? इसलिए फोर्स का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबको क्लियर है वाला पार्ट? तो मैं ये रफ कर देता हूँ नीचे वाला पार्ट। तो जब भी कोई भी क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिखे तो फोर्स का डायमेंशन याद रखो M1L1T-2, 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 M1L1T-2। अभी फिफ्थ लिखता हूँ मैं प्रेशर। प्रेशर को लिखूंगा फोर्स अपॉन एरिया,
फोर्स मतलब होगा m1 L1 T-2 अपन एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का ट्वाइस, तो ये आएगा m1 L-1 T-2। L2 ऊपर जाएगा तो L-2 बनेगा, L1 और L-2 बनता है L-1 और T-2। क्लियर है क्या? सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं, लास्ट वाला पार्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। ये हाफ को कोई डायमेंशन रहता है? नहीं, हाफ को कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। तो मुझे बताओ मीटर का डायमेंशन क्या रहेगा? मीटर का रहेगा m1, सॉरी देखा गलती किया मैंने भी, L1 मीटर है, मास नहीं है वो, मीटर है तो लेंथ 1 होगा। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब क्या? मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या? मैं इधर लिख लेता हूँ, चलो ठीक है जाने दे, मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे। ये आएगा मास मतलब आ गया केजी, बराबर है, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दिया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है। केजी मतलब हो गया m1, मीटर स्क्वायर मतलब हो गया L2, ये हो गया T-2। क्लियर है? m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। समझ में आया? वर्क जो होता है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो दोनों के डायमेंशन भी देखो सेम है, m1 L2 T-2। क्लियर है? पक्का? तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि उसके साथ न्यूमेरिकल भी अटैच्ड है, तो न्यूमेरिकल और थियरी साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चंस डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसकी लिंक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक क्लिक करो। अगर नहीं मिलेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दो कि सर लिंक नहीं मिले, मैं आपको पर्सनली आपको मेल कर दूंगा वो वाला पार्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा, बट ऑब्वियसली पसंद आएगा। सो लेक्चर पसंद आया रहेगा तो यहाँ पे ही लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तभी हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे, और उसके बाद और एक नया पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि उसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो लेक्चर अगर पसंद आया रहेगा तो लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।